रिगार्डिंग द चंद्रयान 4, तो इम्पोर्टेंट स्पेस मिशन फॉर एग्जांपल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इट विल बी प्लान्ड। और अभी हाल फिलहाल में एक तो हो गया ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और दूसरा है चाइनीज का अपना स्पेस स्टेशन, तियांगवांग कुछ नाम है, एक बार सर्च कर लेना है इसको, उनका अपना है। दूसरा, इंडिया बात करता है लॉन्ग टर्म में कि आप कैसे मून मिशन में जाओगे, वहां डॉकिंग करोगे, उसके बाद फिर लोकल्स अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज को यूज करके फिर आप लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन में आप जा सकते हो, फॉर एग्जांपल मार्स में, वीनस में, एक्सेट्रा। तो मून विल बी अ लैंडिंग ग्राउंड, विल बी अ डॉकिंग ग्राउंड फॉर द फर्दर स्पेस मिशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। उसके लिए रोबोटिक्स इंपॉर्टेंट जरूरत है, मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल्स टू कलेक्ट द सैंपल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सब किया जाए अगला बार। जो चंद्रयान 4 इसलिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टाइम। तो एक तरह से माइग्रेशन कैसे रोके, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, और बिहार कैसे बढ़ाए, तो उसके एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग, जनरल मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हैं। SYL कैनाल बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, वाटर शेयरिंग इशू है, और हिस्टोरिक वाटर शेयरिंग इशू है। सतलज यमुना लिंक कैनाल इसको बोलते हैं। ये ले लो एक बार, करुणा। इसमें बोल रहा है अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, हर सीक्रेट इज पेशेंस। तो मतलब ये हमें इसमें यही बताना चाह रहा है कि जैसे हमें नेचर से सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे नेचर धीरे धीरे चेंज होता है, मानसून आता है या फिर सर्दी या गर्मी का सीजन चेंज होता है, तो उसके लिए पेशेंस की जो इम्पोर्टेंस है कि वो अपने टाइम पे ही होता है, हमें मतलब टाइम की वैल्यू करनी चाहिए एंड ग्रोथ के लिए पेशेंस रखना चाहिए। आई थिंक यही है इसका मतलब। एक ये पर्सनल, इसे मैं बता एक और, बोलो हाँ, एक इन्वायरमेंटल लेवल से भी हो जाएगा। द पेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो नेचर के पेस की वो सिंक्रोनॉजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए। जब हम हिली स्टेट्स में बात कर रहे हैं कि डैम्स हम इतना ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है या जो टूरिस्ट बर्डन है, दैट इज नॉट जो नेचुरल कैपेसिटी है, हम उससे ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं। तो दैट कैन बी वन थिंग। कैरिंग कैपेसिटी, यस। और पेशेंस नेचर दिखाती है, बहुत सदियों से दिखाया है उन्होंने, लेकिन जब समय आता है तब फिर डिस्ट्रक्शन होता है, ह्यूमन सेटलमेंट है उस समय, इन डेवलपमेंट का जो भी देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम में देखा गया, उत्तराखंड में देखा गया। तो पेशेंस को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो ये मेरा कंक्लूजन रहेगा। एक उसको एज अ रिस्पेक्ट, और उसको, हाँ, उसके हिसाब से चलना चाहिए। राइट, बोलो मन। एक एग्जांपल मैं ये बोल रही थी कि कोविड-19 के बाद सिंस लॉकडाउन लग गए तो हमने देखा कि रिवर गंगा सब अपने आप दे स्टार्टेड रेजुविनेटिंग, खुद क्लीन होने लगी। तो वो भी पेशेंस जो टाइम पीरियड उनको मिला, उसमें वी कैन से कि वो चीजें जो हम इतना पैसा लगा के इतना एफर्ट्स डाल के कर रहे थे नहीं हो पाया, बट वो विद टाइम विद पेशेंस दैट हैपेंड नेचुरली। हम्म, तो वही बात है कि नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोटेक्ट द हाउस, रिपोर्ट ऑफ दिल्ली पुलिस, इसमें बात किया जा रहा है अब तक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरवत सिंह पन्नू थ्रेटन टू अटैक ऑन द हाउस, मेक द लैप्स ऑफ ऑल मोर परप्लेक्सिंग। तो ये बात हो रहा है कि उन्होंने पहले से बताया था कि करेंगे अटैक, लेकिन हुआ भी एक तरह से। COP 28 का डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात की है कि NDC लेवल है, और दे नीड अराउंड 5.8 to 5.9 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन बहुत कम मिलता है ओवरऑल। प्लेट्स जो लॉस एंड डैमेज का वो 700 मिलियन है मात्र, बहुत ज़्यादा चाहिए फॉर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद फिर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है उसको नीड्स अराउंड 11,000 गीगावाट, तो इसमें भी चाहिए तो अभी कम है। दूसरा कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, तो अगर न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाना है तो इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में मेंबर होना चाहिए, तो ये भी मेंबर नहीं। एक ये हो गया। जो इसमें फिर दूसरा दिया हुआ है कि पावरिंग पास्ट कोल लाइन्स, a nuclear power group of 28 countries with talking about the tripling of the nuclear power by 2030. India have stayed away from this grouping, और इनकी इंडिया बात करता है फेज डाउन का,
नॉट फेज आउट ऑफ अनएवेटेड कुल। हर जगह बात होता है तो अब तो आइडिया हो गया होगा किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। बस वही बात है कि 2009 में जब पहली बार बात हुआ था ग्रीन क्लाइमेट फंड का, और कोपेनहेगन समिट था साइड उस 2009 में, तो उसमें बात हो रहा था कि $100 बिलियन दैट विल प्रोवाइडेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द जॉइंट मिटिगेशन एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। अभी भी बात होता है लेकिन ऐसा होता नहीं। एडवोकेट फंडिंग, लिटिल होप ऑफ एडवोकेट फंडिंग है अभी भी इसी का। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड है 11,000 गीगावाट चाहिए रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी बाय 2030। ट्रांजिशन अवे, एक वर्ड होता है जस्ट ट्रांजिशन, तो जस्ट ट्रांजिशन करना है लेकिन जस्ट करना है, इक्विटी बेस्ड करना है। ठीक, इसको बस ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी लैब्स बात कर लिए। रिजर्वेशन इज ऑक्सीजन। तवलीन सिंह ने कहा था आज से आई थिंक 4-5 दिन पहले कि द टाइम हैज कम टू एंड रिजर्वेशन, क्योंकि जो एफ्लुएंट सेक्शन है वो भी रिजर्वेशन मांग रहे। फॉर एग्जाम्पल मराठा हो गया, जाट हो गया, हरियाणा में कुर्मी हो गया, इन द बिहार और इस तरफ रीजन में रेड्डी हो गए, साउथ में भी कुछ कुछ जगह पर जब रिजर्वेशन मांग रहे हैं, पटेल हो गए इन द पाटीदार, पाटी रिजर्वेशन गुजरात हो गए। तो रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन इज ऑक्सीजन। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो इंदिरा स्वानी जजमेंट था उसमें सही था कि सोशल डिप्राइवेशन कितना है, उनका परसेंटेज रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी के अंदर कितना है, और एक तरह से एक एक्यूरेट डेटा होना चाहिए ताकि मेरिट सिस्टम को भी बरकरार रखे। ये डिसाइड हुआ था ओवरऑल 1992 का जो जजमेंट है इंदिरा स्वामी जजमेंट में। तो उसके अकॉर्डिंगली लिटमस टेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन। मानसिक। यस औशिक। और सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए विद इन द ओबीसी एंड SC ST, आई थिंक फ्रॉम माई साइड, हाँ कि ये हर एक के अंदर में हो सकता है कि अब ऐसे ST के अंदर में मैक्सिमम जो लेके आते हैं रिजर्वेशन मीना हो गया, तो ऐसे भी होता है। तो अगर OBC के अंदर देखा जाए तो कुछ कुछ परसेंटेज है तो ज़्यादा लेके जाते हैं। तो सब कैटेगरी होना चाहिए रिजर्वेशन के अंदर भी, तभी होगी। नेचर ऑफ कास्ट डायनेमिक हैज अंडरगॉन चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रिजर्वेशन इज नॉट अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, वही लिखा हुआ। वो गरीब हटाओ आंदोलन नहीं है एक तरह से। रिजर्वेशन इट इज अ इक्विटी बेस्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, हिस्टोरिकल अनडूइंग करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यही है। द ओनली कास्ट दैट मैटर्स। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया में 4 कास्ट है, पुअर, यूथ, विमेन एंड फादर। जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान मल करो तलवार का, पड़ा रहा दो में। Ask not a cent of his cast, rather ask of his knowledge. Focus on the sharpness of the sword, leave the scabbard. कबीरदास जी का दुआ है ये। कविता से प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 4 कास्ट है इंडिया में, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और एक और एक था याद नहीं आ रहा। ये 3 थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आई थिंक। प्रयास, हाँ। तो PM विश्वकर्मा, ये क्या है, करो ना। उज्ज्वला योजना बात करते हैं, बेटी बचाओ विश्वकर्मा बेटी पढ़ाओ। बोलो। स्किल से रिलेटेड है विश्वकर्मा हाँ, योजना। आर्टिजन के लिए विश्वकर्मा, विश्वकर्मा कर्मा स्किल, और
जो भी हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट्समैन को स्किल को बढ़ाने के लिए, हो सकता है इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों हो सकता है, उसको एक तरह से स्किल देने के लिए। तो विश्वकर्मा योजना, रहा मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजाति आदिवासी न्याय, तो ये हो गया पीबीटीजी के लिए 24,000 करोड़। उसके बाद उज्ज्वला एलपीजी से रिलेटेड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिहेवियर चेंज और बेटी प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल फीमेल इन्फेंटिसाइड को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट का स्कीम है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट भी हो गया स्कीम, तो इसका ये भी इम्पोर्टेंट है। As PLI takes center stage, government puts new industrial policy on back burner। तो एक बता देगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में मानसी। ये देखना पड़ेगा औशिक, एग्जैक्टली जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, पिलर टेक्स दिस एंड स्टेट गवर्नमेंट में पहुंचने द बैक तो बर्नर। लास्ट पॉलिसी कब आया था ऐसे, मतलब 1991 में आया था ना लास्ट हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। राइट। उसके बाद जो नया बात हुआ, नया अभी तक हुआ नहीं, वो होगा। 1948 में आया था, 56 में आया था, उसके बाद एक और जगह बीच में आया था। 70s में भी आया। हाँ, 70। फिर 1991 में हो गया। हम्म। तो हमें बात होता है, हर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में, कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस राज आया था 1970 के समय में, और फिर सरकार ही सब चीज़ करता था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी साथ ही साथ बताता था कि कितना कोटा होना चाहिए, कोटा सिस्टम। 1920 में एलपीजी आया, उसके बाद अभी बचा है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 पॉलिसी में क्या होना आया। चाहिए, जो बेसिस हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या 4.0, उसमें क्या एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में? उसमें हाईली इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद एवरी स्फीयर, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसीजन टेक्नोलॉजी होगी, हर एक फील्ड में जो कनेक्टिविटी होगा ना, साइबर स्पेस, सब कनेक्टिविटी होगा, इंटीग्रेशन होगा, सिनर्जी होगा फोर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, लेबर लैंड सब चीज़ का, ईज ऑफ लॉजिस्टिक होगा, ईज ऑफ गवर्नेंस होगा सब में। तो बहुत ज़्यादा हाईली सिनर्जेटिक होना चाहिए इंडस्ट्रियल रोल पॉलिसी ऑफ नया एमएसएमई वाला। इम्पोर्टेंट होगा, हाँ। तो इंडिया में जो बात हो रही है China+1 स्ट्रेटेजी, मतलब कि चाइना अकेला नहीं रहेगा, बाकी कंट्रीज भी रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए China+1 के। पीएलआई स्कीम इंसेंटिव स्कीम है। इंसेंटिव मतलब क्या होता है कि सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कुछ सेक्टर है में, तो 46 सेक्टर आई थिंक देर इज। वहां पर टेक्सटाइल हो गया, एक ड्रग हो गया, दूसरा डिफेंस हो गया, ई व्हीकल हो गया, बैटरी हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऐसे करके 46-48 सेक्टर है जहाँ पर पीएलआई दिया जा रहा है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन करिए, उससे रिलेटेड इंसेंटिव है। इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग कैटलिस्ट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो टैक्सेशन का ये कम किया जाता है उसमें, बहुत सब सपोर्ट दिया जाता है लैंड एक्विजिशन में, फिर इनिशियल सेटिंग ऑफ द बिजनेसेस, ई गवर्नेंस में, तो ये सब पॉलिसीज है। क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। इंडस्ट्रियल से जो एफ्लुएंस निकलते हैं, अनट्रीटेड वाटर निकलता है, या जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। जीपीआई बात की, कल भी हमेशा बात हो रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया बात करता है रेगुलेट करे, इंटीग्रेट करना है सोसाइटी के अंदर में एआई को, लेकिन रेगुलेट भी करे। तो यूके में एआई सब सेफ्टी समिट हुआ था, उसमें बेस्टफोर्ड डिक्लेरेशन हुआ था, हर कंट्री 28 कंट्री चाहे थे कि हम लोग रेगुलेट करें एआई को। और वेपनाइजेशन हो सकता है वॉर के समय में, इसको इलीगल यूज हो सकता है, इलिसिट यूज हो सकता है, इसलिए रेगुलेट करें। यूए में बात भी हो रहा है एआई एक्ट का। तो ओवरऑल ठीक है। तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में हम कोई ऐसे मेजर डिफरेंस देख सकते हैं कि जो भी उनका मतलब आइडिया होगा एआई को लेके, कि फ्यूचर हाँ, में क्या। पहला हुआ कि एआई के लिए डेटा चाहिए, बिना डेटा का एआई हो नहीं सकता। तो डेटा के लिए ग्लोबल साउथ बात करते हैं कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, मेरा डेटा मेरे जगह पर होना चाहिए। इंडिया बात करेंगे डेटा सॉवरेंटी का, कि मेरा लोकल डेटा है, मेरा मार्केट ज़्यादा है, कमर्शियल मार्केट ज़्यादा है, ई कॉमर्स मार्केट बड़ा है, साइबर डेटा ज़्यादा है, तो हमारे जो लोगों हैं सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके जो डेटा है वो इंडिया में स्टोर होना चाहिए। इसलिए इंडिया बात करेगा डेटा सेंटर खोलने के लिए, फोर्स करेगा कंपनी को, ट्विटर को, बाकी सबको, कि आप कंप्लायंस करें रूल्स एंड रेगुलेशन टू द आईटी इंटरमीडिएट एथिक्स, इंटरमीडिएट रूल्स जो आया था 2021 में, आईटी एक्ट 2020 के समय में जो आया था, उसके अकॉर्डिंग रूल्स आया
2020 के समय में। उसमें बोला कि आप कंप्लायंस करिए, आप इंडिया में खोलिए, आप इंडिया को रूल्स को फॉलो करें। लेकिन डेवलप कंट्री क्या चाहेगा कि उनका जो यूरोप हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जो कंट्री है, ये चाहे कि डेटा फ्री फ्लो होना चाहिए, क्योंकि उनका वर्चस्व है, उनका एक ऑलरेडी एक तरह से फर्स्ट मूवर का एक फायदा है कि आपके पास कंपनी बड़ा बड़ा है, ट्विटर है, मेटा है, सब यूएस बेस्ड, यूरोप बेस्ड है, स्पॉटिफाई स्वीडन बेस्ड। तो सब बिग कंपनी उन लोग चाहे कि डेटा लोकलाइजेशन नहीं हो, आप डेटा फ्रीली मूव हो, उसके कारण हेल्प होगा। तो उन लोग हमेशा आईपीआर का बात करेगा, उन लोग हमेशा बात करेगा डेटा फ्री फ्लो होना चाहिए। तो ये बस मेजर कंसर्न है। वैसे एआई को भी है, जो छोटे कंट्रियों को सोचेंगे कि एआई के कारण मेरा जो बिग कंट्रीज है, चाइना, यूएस, इंडिया, ये सब एआई को यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में फॉर द इकोनॉमिक सुपरियोरिटी, डिफेंस सुपरियोरिटी इन द रीजन। तो छोटे कंट्री बोले हैं कि एआई का गलत इस्तेमाल होगा, मेरा सॉवरेंटी खतरे में। तो छोटे कंट्री हमेशा चाहें कि एआई को रेगुलेट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए पूरा। तो एक है, बोलो, करो ना। मतलब रेगुलेट के लिए ग्लोबल नॉर्थ से बोलेगा या ग्लोबल साउथ, क्योंकि ग्लोबल साउथ उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, जैसा आपने किया अभी अपॉर्चुनिटी पॉइंट दिखेगा, आउट। हाँ बट अपॉर्चुनिटी दिखेगा, रेगुलेशन के लिए लेकिन तो ज्यादा ग्लोबल नॉर्थ बोलेगा ना। रेगुलेशन के लिए एआई का रेगुलेशन सबको ही बोलेगा, लेकिन ओवरऑल जो कंसर्न रहेगा सबसे ज्यादा ना, ग्लोबल साउथ का रहेगा कंसर्न, क्योंकि घाटा उसी को है ना लॉन्ग टर्म में। क्योंकि ऑलरेडी चाइना, यूएस, इंडिया, बाकी सब आगे निकल गए एआई का रेवोल्यूशन में। अब 5G नेटवर्क इंडिया में, आप थोड़ी तुमको लगता है कि 5G नेटवर्क युगांडा में बैठेगा ढंग से। जब 5G वहां बैठने लगेगा तो इंडिया में ऑलरेडी 6G आ चुका होगा, यूएस में ऑलरेडी 6G आ चुका होगा। तो ऑलरेडी स्टेप अहेड है हम। तो उन लोग चाहेंगे कि एक फ्रेमवर्क हो कि हम हमारा सॉवरेटी बचे, नहीं तो फिर मैनिपुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में खतरा हो। इसलिए डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्रीज में यही फर्क है दोनों में। डेवलप कंट्री भी चाहेंगे, तो इसलिए वो आईपीआर का बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, कि जो भी एआई का इनोवेशन कर रहे हैं, जो भी पेपर पब्लिश कर रहे हैं, उसका मेरे को अधिकार मिलना चाहिए, उसका एक तरह से मुझे इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो चाइना, बाकी समय ऑलरेडी कंपटीशन है, यूरोपियन यूनियन, चाइना, यूएस एक्सेट्रा पूरा। एक बार पढ़ना डेटा सॉवरेनिटी और डेटा फ्री फ्लो ऑफ डेटा, तो उसमें ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का समझ में आ जाएगा डिफरेंसेस क्या है दोनों में। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो मैं बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और AIIB। एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस मनीला हेडक्वार्टर, AIIB बीजिंग, और NDB जो है शंघाई। तो ये, तो ADB में सबको ही है, जापान सबसे ज़्यादा है, यूएस है इसमें, और भी कंट्रीज है, उनका रोल है। AIIB में सबसे ज़्यादा परसेंटेज चाइना का है, और NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें सबका इक्वल है परसेंटेज, वोटिंग परसेंट भी सेम है ब्रिक्स मेंबर का। तो ये भी लोन देते हैं एक तरह से, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लोन मैकेनिज्म अगेंस्ट द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड वाइड है, इसलिए वर्ल्ड बैंक नाम है उसका। एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम से देखो, एशियन को सपोर्ट करने के लिए मोस्टली, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करने के लिए, उसमें से हेल्प करने के लिए ये। रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर हो गया हम लोग जैसे। तो FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो FPI में इक्विटी नहीं होता है, इट इज़ ओनली फॉर द स्पेकुलेशन पर्पसेस, और वो से इन्वेस्ट करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होना चाहते हैं, नहीं ना कि स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं मानसी, हम्म। FPI में। हाँ, तो एफपीआई ये में बात ये है। है कि वो हाँ हम्म, अनोनिमसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आइडेंटिटी, हाँ बट हाँ इसमें वी हैव बीन हाँ। डन सम रिफॉर्म्स, वी हैव इंट्रोड्यूस द केवाईसी नॉर्म्स, वो उनको और स्ट्रिक्टली हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट वुड बी अ मैंडेटरी कंडीशन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। यस। अब आते हैं, ये लिखा हुआ है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, एक NSDL होता है, हम्म। बोलना मानसी अगर कर होगा तो। दोनों एक तरह से, आप जब भी बैंक खोलते हो फॉर द अकाउंट खोलते हो फॉर द स्टॉक मार्केट, तो डीमैट, इनके अंडर में अकाउंट खुलता है, डीमैट अकाउंट, हाँ। तो CDSL और NDSL है ना, नेशनल डिपॉजिटरी एनएसडीएल, सिक्योरिटी, नेशनल सर्विसेज, नेशनल सिक्योरिटीज नेशनल डिपॉजिटरी NSDL, हाँ लिमिटेड। ठीक है।
ये CDSL है, मतलब इवन इफ यू आर बाइंग शेयर्स ऑल्सो, इक्विटी में भी अगर आप उनको होल्ड कर रहे हो तो ये वो होल्ड करते हैं वहां पे वर्चुअली, पूरा जो डेटा है दैट इज विद देम, डिपॉजिटरीज है ना। हम्म, um, हाँ। तो इससे बात हुआ, एक वर्ड लिखा हुआ है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। वही बात है कि सबको स्पेशल स्टेटस दिया गया, सिर्फ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को नहीं, 371 में भी, 371 A B C D ऐसे करके पूरा है, अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक्सेट्रा, तो भी टेम्पररी प्रोविजन है, ट्रांजिशनल है, स्पेशल प्रोविजन, ये वर्ड लिख लेना एक बार। तो इट इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है कि आपको सपोर्ट किया जाता है लो शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि आप धीरे धीरे इंटीग्रेट करो, सोसाइटी मेन स्ट्रीमिंग हो आपको, और आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़े वहां पर, और वहां भी प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सोशल स्टेबिलिटी आए लॉन्ग टर्म में। तो इसी में बात किया है कि पार्लियामेंट कैन मेक नो लॉ दैट कैन इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ नागा एंड मिजो एंड ओनरशिप ऑफ लैंड, ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स, ऐसा है अभी 371A के अंदर में। लेकिन कर सकता है जुडिशियल रिव्यू हर चीज का, ऐसा हो नहीं सकता जुडिशियल रिव्यू किसी का नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली आर्टिकल 370 इज ओनली अ फीचर ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म व्हिच इज नॉट सेम एज हैविंग अ इंटरनल सॉवरेनिटी। मतलब इंटरनल सॉवरेन, उनका खुद का सॉवरेनिटी कुछ नहीं था, उनका बस सेमेट्री नहीं था। फेडरलिज्म मतलब इक्वालिटी, फेडरल कंट्री स्टेट के बीच में। एसिमेट्रिक मतलब उनको ज्यादा स्पेशल स्टेटस दिया, ज्यादा उनको बढ़ावा दिया, ज्यादा उनको एक तरह से सपोर्ट किया विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्री भी, हर चीज में। तो इसी की बात है। तो एग्जाम्पल हो सकता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का 239A दिल्ली कैपिटल के लिए जो NCT, वो भी इसका एग्जाम्पल है। 370 वर्डिक्ट एंड द वर्ल्ड, तो वही बात है कि चाइना अगेंस्ट होगा, सिंपल सा, एक इजी लैंग्वेज में। पाकिस्तान भी अगेंस्ट होगा, मुस्लिम कंट्रीज अगेंस्ट नहीं होगा, लेकिन वो दिखाया कि मैं अगेंस्ट हूँ। इस्लामिक कंट्री में UAE और जो सऊदी अरब, इट इज कॉलिंग फॉर द पीसफुल सेटलमेंट इंटरनल मैटर। लेकिन उनको भी एक सरदार बनना है मुस्लिम वर्ल्ड में, तो उनको एक बोलेंगे, ऊपर 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 सपोर्ट करें कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा टाइप। बाकी टर्किश एड्रोगन है, उनका एक अलग सोच रहता है विद रिस्पेक्ट टू टर्किश कैलिफेट, और टर्किश का ऑरा बढ़ाने के लिए वो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे इंडिया को। वेस्टर्न पावर्स में कोई सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान को, इंडिया को सपोर्ट करेगा सब कोई। रशिया स्टैंड लेगा इंडिया के साथ, वो बोलेगा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बोलेगा बायलैटरल होना चाहिए, सिमिलर अग्रीमेंट 1972, लाहौर डिक्लेरेशन 1999। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिमिलर अग्रीमेंट में क्या बात हुआ था कि जब इंडिया हरा दिया था 1971 वॉर में पाकिस्तान को, उसके बाद अग्रीमेंट साइन हुआ विद इंदिरा गांधी। तो उसमें साइन हुआ कि जो भी मैटर होगा, बॉर्डर इशू होगा और फिर बाकी जो भी कश्मीर से रिलेटेड जो भी इशू होगा, इट विल बी रिजॉल्व बायलैटरली, थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान में साइन किया और इंडिया में साइन किया 1972 में। यही सेम चीज को रीइटरेशन हुआ इन द 1999 लाहौर डिक्लेरेशन, जब यहाँ से वाजपेयी जी गए थे लाहौर में, बस यात्रा जो फेमस है। उसके बाद ही फिर अटैक हो गया था इंडिया के ऊपर में, कारगिल। तो लाहौर डिक्लेरेशन एंड सिमला अग्रीमेंट, दोनों में बायलैटरिज्म को प्रमोट किया गया, थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए इंटरवेंशन। तो ये हो गया। चाइना पाकिस्तान का इशू क्या है कि सीपेक है। चाइना का इशू है कि अगर ये POK मिलेगा तो बाद में हो सकता है कि अक्सर चीन भी बात करेगा इंडिया। तो चाइना का ये कंसर्न रहता है। पाकिस्तान का क्या है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है कश्मीर में, वो अपने साथ आना चाहिए। और दूसरा कि सीपेक है, और उसका अपना एक तरह से लॉन्ग टर्म एजेंडा रहा है कश्मीर के रिगार्डिंग। तो वो एक इशू है। इंडिया डिप्लोमेसी क्या रहेगा लॉन्ग टर्म में, कि कैसे बैलेंस करे पाकिस्तान चाइना को और बाकी सब कंट्रीज को ऑन दिस इशू, और धीरे धीरे अपना मिलिट्री माइट बढ़ाए, जियो पॉलिटिकली हम ताकतवर हो, तो लॉन्ग टर्म में फिर अपने आप हो जाए ठीक ठाक। फॉर एग्जाम्पल यूएई ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, कश्मीर में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये दिखाता है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ द कश्मीर इशू भी हो रहा है धीरे धीरे। तो ये मानसी। हम्म, ठीक है औषध। तो ये ओवरऑल ये एग्जाम्पल हो गया। इंटरनल इशू है, तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं हुआ, तो कभी भी ये गलत नहीं बोलना कि आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ। कश्मीर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड था। आर्टिकल 370 एक तरह से वो था, बोले ना एसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म था, एक सपोर्ट किया था, एक स्पेशल स्टेटस दिया था बस। ऐसे लगेगा ना कि आर्टिकल 370 से कारण इंटीग्रेशन हुआ, ये बोल ही नहीं सकते, ऑलरेडी था ये, बस यार। तो वाराणसी में ज्ञानवापी मॉस्क, जो एक तरह से वेनरेटेड हिंदू टेम्पल है,
कैलाशनाथ, कैलाश विश्वनाथ टेम्पल, टेम्पल है जो डिप ऑफ शिव टेम्पल है एक तरह से। मथुरा वाला कृष्ण जन्मभूमि हो गया, और अयोध्या हो गया राम जन्मभूमि। तो वहां पर भी एक्सकवेशन हुआ था बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे। वहां पर पाया गया, वहां पर बहुत सारे क्लेम हुआ शिवलिंग का पार्ट है कि नहीं है, तो उसका फिर से हॉल्ट किया गया सर्वे को। और अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे, फिर डिसीजन आएगा, बाद सब डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट इसमें एरिया ऑफ कंसर्न है कि 1992 में आया था, आई थिंक 2 या 3 में। आर्कोलॉजिकल था ना एक, प्रिवेंशन ऑफ आर्कोलॉजी से रिलेटेड था मानसी, हाँ, 1992 या 3 में। एक्ट था, लाइक डैमेज नहीं कर सकते थे, या जो स्टेटस था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टेटस के आगे कंटिन्यू होगा। तो राम जन्मभूमि क्यों दिया गया उसके अंडर में? क्योंकि वो था नहीं, पहली बात वो एक्ट के अंदर में। और स्टेटस क्या है? तो स्टेटस पहले जैसा था, इसका मतलब मूर्ति अंदर में पहले से था, और वो स्टेट और ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल यूज हुआ था, तो स्टेटस ऑलरेडी मंदिर का था, इसलिए स्टेटस वैसे ही रहा। तो ऐसा भी एक तरह से इंटरप्रिटेशन है लॉ का। तो वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट कैसा कर रहे हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। टीओटी, तो बीओटी टीओटी होता है। टीओटी क्या है मानसी? ए दिस टोल ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब टोल लो, ऑपरेट करो, फिर ट्रांसफर कर दो सरकार को वापस, है ना? राइट, पब्लिक प्राइवेट बाय एनएच। पार्टनरशिप मॉडल, टीओटी मॉडल। बीओटी मतलब बनाओ और ट्रांसफर कर दो, बिल्ट ऑपरेट करो ऑपरेटेड ट्रांसफर ट्रांसफर। करो। दो पीपीपी मॉडल है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन बात करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई में दो होता है, फूड भी होता है, फ्यूल भी होता है। डब्ल्यूपीआई में नहीं होता ये दोनों, जिसके कारण सीपीआई हमेशा ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ पर भी ग्राफ में देखो सीपीआई ज़्यादा रहेगा डब्ल्यूपीआई से, और यहाँ हमने ये यही भी कारण है। बात, ये बीन सीइंग की बात की जा रही है एज अ रिफॉर्मरी मेजर कि डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस किया जाएगा विद द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। हाँ पीपीआई। तो ट्रेंड्स इन ग्लोबल लॉजिस्टिक बोले ना कि कम हुआ है पहले से, हम्म 7.8 से 8.9, तो ये डेटा लिख लेना एक बार। जीडीपी लॉजिस्टिक, जितना कम लॉजिस्टिक होगा कॉस्ट, उतना बढ़ेगा परफॉर्मेंस इंडिया का। सेविंग होगा ना रुपीस, जो आज इतना लगता है, इतना समय लगता है, फॉर एग्जाम्पल रोड खराब है तो ट्रक को लग रहा है यहाँ से वहाँ जाने में 20 दिन, अगला बार 10 दिन लगेगा, तो सोचोगे 2 बार ट्रक आना जाना कर सकता है, तो एक तरह से हेल्पफुल हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए। तो ट्रक का एग्जाम्पल वैसे है, फ्रेट का एग्जाम्पल हो गया, रेलवेज का एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल हो गया, हर चीज लॉजिस्टिक में आता है, तो इसको ले सकते हैं। ठीक है। एंड साथ में जैसे इनलैंड वाटरवेज भी डेवलप हो रहे हैं। हाँ सब चीज, हाँ दिया विल टेल लॉजिस्टिक भारत, समझ। भारत दाल ये स्कीम। ले लो। दिया, दिया बताएगी। दिया इज नॉट हेयर, प्रेरणा। भारत दाल, I don't know. कोशिश तो करो। It's brand name. हाँ, ब्रांड नेम है, अंडर द ब्रांड भारत। हम जो पल्सेस हैं, इंडियनाइजेशन एक तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं अंडर द ब्रांड भारत। और गवर्नमेंट सब्सिडाइज चना दाल बेचता है अंततः स्कीम। और नाफेड, केंद्रीय भंडार, नाफेड, नाफेड एक तरह से प्रोक्योरमेंट एजेंसी है फॉर द दाल पल्सेस। लेकिन अगर बात करते हैं एफसीआई, एफसीआई इज ए प्रोक्योरमेंट एजेंसी, प्रोक्योर करता है, खरीदता है एज ए एमएसपी। कहाँ, किसका? व्हीट और राइस का। तो एफसीआई उसके लिए, नाफेड होगा पल्सेस के लिए। तो वही बात है ना, मिनिमम कोऑपरेटिव विच ट्रांसलेट टू 123 पर केजी। तो ये बेचते हैं भारत दाल एट अफोर्डेबल प्राइसेस, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड भी। गूगल पिचेस फॉर द फ्लेक्सिबल एआई नॉर्म्स, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। तो बोले ना क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो का बात करेगा गूगल। और गूगल कौन सा कंपनी है? यूएस कंपनी एक तरह से। अमेजन सब बात करें, क्रॉस बॉर्डर होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए, तभी जाके मैक्सिमम कंट्रोल होगा ना वर्ल्ड के ऊपर में। डेटा ऑयल है, यही कारण है। जोहो,
वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप है इंडिया में जोहो। और सबसे ज़्यादा एकदम अभी तक उन्होंने बायजू टाइप नहीं है कि खाली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और पैसा उड़ा रहे हैं उसमें। ये जो हाँ टर्म जोहो यूज है हाँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दिस इज ऑलरेडी बीन आर्ग्यूड। सॉफ्टवेयर सर्विस हो गया, और दूसरा चीज वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है ये जोहो हो गया। एक स्टार्टअप याद नहीं आ रहा है, यार याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। एक स्टार्टअप है, वो भी प्रॉफिटेबल, तो जोहो प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से एआई मॉडल को। सोडियम बैटरीज, हम लोग लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं, सोडियम बैटरीज भी होता है। इट कैन मेक ईवी चीपर। 60 to 70% रॉ मटेरियल कॉस्ट डाउन, कॉस्ट कम हो सकता है रॉ मटेरियल का। और सोडियम तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, सोडियम सॉल्ट से है, तो एंड उसका तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो आराम से। जो हम डेली यूज में कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर दैट, प्रेरणा? NaCl। हम्म। थर्मल रन वेज कॉस्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग ऑफ द लिथियम आयन बैटरी, वो कम हो जाता है सोडियम में। सोडियम इजी भी है बनाना, एक्सट्रैक्ट करना, तो इसलिए कर सकते हैं सोडियम को लॉन्ग टर्म में। तो वर्ड लिख सकते हैं इसको, ले लेना परिणाम इसको। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, इसके अंडर में OECD के अंदर में आता है। ओपेक बात कर लिए एक बार। चाइना इकोनॉमी में स्लो शार्पली 2024। नेट जीरो हिपोक्रेसी, ये भी हम वही बात है। हाँ। वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी, मतलब हम्म, दे हैव बीन मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशंस, बट एफर्ट्स में जब हम बात करते हैं तो एफर्ट्स में वी आर सीइंग द लैग और द गैप, be it climate finance और even in implementation और in even acknowledgement कि climate change जैसा कुछ exist करता भी है कि नहीं। हम्म। तो इसका वही बात हो रहा है, डिस्कस किए थे लॉन्ग टर्म में कि क्या है। फिर आते हैं यहाँ पर डी फेक, साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट एक्सेट्रा, ग्लोबल पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ बात हो रहा है रेगुलेशन ऑफ AI एक्ट ऑफ EU टू मैनिपुलेट ह्यूमन बिहेवियर, बायोमेट्रिक सर्वेलेंस एक्सेट्रा, उसको आप कैसे कर्व करोगे लॉन्ग टर्म में। तो कुछ चेंजेस चाहिए इन द एग्जिस्टिंग लॉ सच एज CRPC, IT एक्ट, TPDP, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल, ऐसे कुछ था इसमें। तो ये सब चाहिए। अमेरिकन स्टाइल प्रोटेक्शनिज्म, सेल्फ सर्विंग एक तरह से उन लोग के लिए। तो गैट, अब पता लगी क्या हुआ, गैट क्या है। WTO, WTO 1995 में आया था, गैट उसके पहले आया था। हम्म। US लेड द effort to liberalize the global trade through the GATT, General Agreement on Tariff। 1994 में यूरो का राउंड हुआ, नेगोशिएशन हुआ, और WTO है 1995 से। उसके agreement बाद was, चाइना का इंक्लूजन भी हुआ WTO में, उसके what बाद was से सब। बोलो। name of the agreement क्या था औशिक, under which WTO was formed in 1995? माराकेश एग्रीमेंट। right, Marrakesh agreement। तो फिर इसके बाद होता है, तो US से बात करते हैं मर्चेंडाइज में कि कैसे। तो चाइनीज एक तरह से देखते हैं कि 2018 से ट्रेड वॉर हुआ चाइना और US के बीच में, एल्यूमिनियम, स्टील, पोर्क, सबके ऊपर में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। तो इस सब so पे what is one major रिटेलिएशन। difference between GATT and WTO, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से एक्चुअली हम WTO लेके आए हैं? सर्विस भी होता है इसमें। हाँ, WTO में सर्विस वाज आल्सो देयर, सर्विसेज ट्रेड की भी बात की इसमें थी, गेट ट्रेड टैरिफ था, हाँ। गुड्स ट्रेड। हम्म, हम्म, तो ये ले लिए एक बार। ये बेसिकली अपना यूनिफॉर्म फॉर द एयर इंडिया के लिए, न्यू कैबिन क्रू के लिए यूनिफॉर्म, झरोका साड़ी इसको बोलते हैं, मेल के लिए ये।
ऐसे एमिरेटी का ऐसा फेमस है यूनिफॉर्म, आइकॉनिक सिंगापुर एयरलाइन का। तो हर एक कंट्री का अपना एक होता है, ट्रेडिशनल जो पहचान होता है। वहाँ पे हाँ। वो भी है उनकी यूनिफॉर्म। सो इंडिया में ऑल एयर इंडिया में हमें देखने को मिला है, अदरवाइज वी आल्सो यूज टू प्रमोट और हैव दी वेस्टर्न ड्रेसेस। हाँ, अब इसमें स्टेट फाइनेंस की बात करते हैं। स्टेट फाइनेंस इंप्रूव नहीं हुआ है, तो मतलब ऑन राइट ट्रैक बोला है, लेकिन ज़्यादा डेफिसिट है देखा जाए तो स्टेट फाइनेंस में। देखा हुआ कि बिहार विच रिलाइज ऑन 70% ऑफ टैक्स रेवेन्यू, 9.2% है डेफिसिट। फिर ओपीएस के कारण ओल्ड पेंशन स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है बाय द स्टेट, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा। छत्तीसगढ़, झारखंड हैव ब्रॉट बैक द ओपीएस, उसके कारण डेफिसिट बढ़ जाता है स्टेट का। सेंट्रल ट्रांसफर डिपेंडेंसी रहता है। स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू थोड़ा सा कम है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बिहार झारखंड में 45%, छत्तीसगढ़ 49% है SOTR, मतलब कि स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। बाकी मिलता है बाहर से, मतलब सेंटर से मिलता है ना। 50% खुद उठाते हैं, बाकी सेंटर से मिलता है। मानसी, STR मतलब, ठीक। क्या पूछ रहे हो? यहाँ STR लिखा हुआ ना, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू हैव ग्रोन, ठीक हम्म है, लेकिन 49% है, 45%। इसका मतलब खुद का कलेक्शन 45% तक है, उसके बाद सब सेंटर से मिलता है। हाँ, जो मतलब स्टेट एक्सपेंडिचर करते हैं वो हाँ। 45-49% अपना खुद के जो टैक्स रेवेन्यू उससे मीटअप कर सकते हैं, बट बाकी उनको बोरो करना पड़ता है या फिर जो सेंट्रल फाइनेंसेस है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो सिर्फ 50% है, जो कि कम है बहुत। हम्म। और यहाँ पे तो ये भी दो ले लें एग्जाम्पल। 29 स्टेट का डेट टू GDP रेशियो है 30% ज़्यादा, और 14 स्टेट का फिजिकल डेफिसिट है 14% से ज़्यादा। तो ये बस इसको ले लेना डेटा। रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम दो टाइप का होता है, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। तो दोनों को करना चाहिए। गेम ऑफ स्किल में भी बहुत देखा जाता है एडिक्शन है ऑनलाइन गेमिंग में, तो वो रेगुलेट करना जरूरी है, उसका बात है। ऐसे महादेव ऐप का भी देख ले, वो गेम था एक तरह से, गेम ऑफ चांस वाला था। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन गेमिंग में थ्रेट टू नेशनल इंटरेस्ट, इलिजिटिमेट सरकमवेंट इंडियन लॉज हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इलीगल गैम्बलिंग एक्सेट्रा। आई थिंक आई फिनिश्ड मानसी, वी कैन टेक अप हिंदी न्यूज़पेपर। yes, I think we can continue the next session.